जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। और आज मैं एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने के लिए आई हूँ यहाँ पे। और बहुत टाइम बाद मैं फिर से एक लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था वो मेरे एमपी पुलिस की रीमेडिकल के लिए था, जो भी मैंने 2023 का एमपी पुलिस एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया था, जिसमें मेरे रिटन और फिजिकल के नंबर मिलाकर 157 कुछ हुए थे। बट रीमेडिकल मिला है मुझे फॉर हाइट। तो अभी वो मैटर को अलग करते हैं। अभी अपन न्यू वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। अभी तो क्या गजब हो रहा है कि अपने एएसबी में बिल्कुल वैकेंसियों की लाइन लगी हुई है। पहले एमपी पुलिस आया, फिर उसके बाद एएसआई, अब एसआई का आया है। एमपी पुलिस और एसआई का सिलेबस तो एक ही है, लेकिन अपनी जो भी एमपी एसआई का सिलेबस है वो थोड़ा सा तगड़ा है, एकदम तड़कता भड़कता टाइप का है। और इसमें मैं बोलूँ तो बहुत कुछ नया है पहले। और ये आई भी वैकेंसी कितने 7 सालों के बाद में आई है, तो लोग अब इसमें एकदम हाथ पैर बांध के एकदम जुड़ जाएंगे, बिल्कुल हमको ये एग्ज़ाम निकालना ही है किसी भी हालत में, इस टाइप में। लेकिन मैं बता दूँ, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है डरने वाली बात, क्योंकि मेरे अंदर भी थोड़ा सा डर है। पहले जो एसआई का पैटर्न था वो पूरा अलग था। 200 नंबर का पेपर होता था, जिसमें अपने 100 नंबर में हिंदी और इंग्लिश आ जाती थी, और 100 नंबर में अपना पूरा एमपी पुलिस का सिलेबस डाल दिया जाता था। मैं उस समय 2017-18 के बाद, जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ 18 में, फिर उसके बाद 19-20 के आसपास मैंने एमपी एसआई के लिए तैयारी शुरू की थी, कर नहीं रही हूँ अभी। मतलब मैं भी अभी एक प्रकार से बिगिनर्स टाइप की हूँ कि इसमें मुझे 3 महीने में एग्ज़ाम निकालना, ऑफकोर्स मैं भी निकालना चाहती हूँ और आप भी निकालना चाहेंगे। तो ऐसा है कि मेरे लिए भी शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। और इसमें नई चीज़ें ये है कि इसमें पूरा ही नया है। ये एमपीपीएससी इस टाइप का है, बिल्कुल सिलेबस ही खतरनाक टाइप में है। अपन को यहाँ पे देखो, जो राजनीति में राजनेता होते हैं, मंत्री होते हैं, ये सब होते हैं, इनका उतना एजुकेटेड होना ज़रूरी नहीं होता है। पर अपने लिए एक कांस्टेबल हो, एसआई हो, इन सब के लिए पढ़ना कितना ज़रूरी होता है, कितना कुछ तैयारी करनी पड़ती है। तो अब समझ लो, बस यही कुछ है। अब मैं अपनी एमपीएसआई के सिलेबस और उस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करती हूँ, जो मेरे लिए भी नया है, और मुझे भी इसे कोशिश करूँगी कि मैं भी इसे क्रैक कर पाऊँ। क्या कहते हैं ना, कर्म करो और फल की चिंता मत करो, सेम ऐसा ही है। मेरे पास भी तक कुछ खास टाइम नहीं है, तो जितना टाइम मेरे पास है उतना ही टाइम आपके पास में है। क्या पता आप एग्ज़ाम निकाल लो और मैं रह जाऊँ, या मैं निकाल लूँ और आप रह जाओ वहाँ पे। लेकिन ये एग्ज़ाम में मेरी तरफ से देखा जाए तो सबके लिए इक्वल है। मेन देखो, इसमें पहले प्री होगा जिसमें अपना 2 घंटे का ही पेपर होगा। इसमें अपनी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर, ऑल ओवर सब कुछ होगा। उसके बाद अपना मुख्य पेपर होगा, यानी कि अपना प्रारंभिक परीक्षा के बाद में मुख्य परीक्षा होती है, जिसे अपन प्री मेंस बोलते हैं। और ये जो मेंस है, मेंस के पेपर टोटल 600 नंबर का पेपर होगा, जिसमें पहला पार्ट जो 300 नंबर का होगा उसमें पूरी जीके होगी। वो भी 300 जो नंबर है वो 150 में डिवाइड होंगे, 150 नंबर में डिवाइड होंगे। इसमें पूरा जीके का पोर्शन होगा, जिसमें अपना मैंने तो लिख रखा है कागज़ पे, अब इतना कुछ याद नहीं, तो मैं भी थोड़ा सा पढ़ के ही बताऊँगी कि क्या क्या है। इसमें पहला भाग 300 नंबर का होगा, और भाग का मतलब पहला पार्ट जो होगा 150 नंबर का, उसमें अपना इतिहास और भारतीय समाज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और इसमें जो मेंस परीक्षा होगी उसमें अपने को रिटर्न ऐसे कॉपी भरनी नहीं होगी, ये भी अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही रहेंगे इसमें। लेकिन अपनी जो मेंस परीक्षा होगी इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रारंभिक परीक्षा में ऐसी नहीं होगी, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ अपने लिए क्वालिफाइड होगा कि अपना नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाए। लेकिन अपना जो अंतिम रिजल्ट बनेगा वो अपना प्रारंभिक परीक्षा के बेस पे नहीं बनेगा, वो मेंस परीक्षा और अपने इंटरव्यू के बेस पे और फिजिकल बेस पे बनेगा। और इसमें जो पहला भाग था उसमें 300 नंबर का था, जिसमें फर्स्ट पार्ट 150 का है, जिसमें अपना इतिहास और भारतीय समाज पूछा जाएगा। और फिर अगला जो खंड बा है वो भी 150 नंबर का होगा, जिसमें अपना शासन, संविधान, राजनीति और सामाजिक न्याय और विधान जैसी सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। उसके बाद अगेन फिर 300 नंबर का पेपर होगा, मतलब प्रश्न पत्र 2 ऐसा बोल सकते हैं। वो भी 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट के 150 नंबर में
भी जीके होगा, जिसमें अपने करेंट अफेयर्स वगैरह होंगे, आर्थिक विकास, पर्यावरण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। और फिर अगेन 150 नंबर में मैथ्स रीजनिंग होगी। मतलब टोटल 600 नंबर का होगा। अगर देखा जाए तो 600 में से 550 नंबर अपना जीके पोर्शन होगा और सिर्फ 150 नंबर क्या होंगे, अपने मैथ्स और रीजनिंग होंगे। तो मैथ्स रीजनिंग का इसमें कोई रोल का नहीं, सिर्फ जीके, साइंस, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, सब कुछ अपना मैथ्स में मतलब मेन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। उसके बाद ये क्वालिफाइड करने के बाद में अपना होगा फिजिकल, और फिजिकल होगा वो भी 100 नंबर का फिजिकल होगा, जिसमें 800 मीटर की दौड़ होगी 40 नंबर की, लंबी कूद होगी 30 नंबर की, और गोला फेंक होगा वो भी 30 नंबर का होगा। उसके बाद अपना इंटरव्यू होगा जो होगा 50 नंबर का। मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है, पता नहीं इसकी कब। तो इसके एग्ज़ाम होंगे जनवरी से शुरू होंगे, और अभी लास्ट 27 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप होने लग जाएंगे, और 9 जनवरी के आसपास पेपर शुरू हो जाएंगे। तो अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है प्रिपरेशन के लिए, और अपन को करना चाहिए। मैं भी करूँगी, और इसके हिसाब से मुझे भी एक अपना नया टाइम टेबल बनाना होगा, और आप भी अपना एक नया टाइम टेबल बनाएं। क्योंकि अपन यूट्यूब में कितना ही देख लें कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, हमारा टाइम टेबल क्या होगा, कोई काम नहीं आता। यहाँ पे सिर्फ हम जैसे हमारे पास जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम खुद ही अपना टाइम टेबल बना सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं खुद को, और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। मेरे पास भी ख़ास कोई ज़्यादा समय नहीं है, इतना ही है जितना आपके पास में है। मैं भी कोशिश करूँगी, ये नहीं कह सकती कि मुझसे हो ही जाएगा। और सबसे मेन बात मैं यहाँ बता दूँ कि जो पहले से तैयारी करते आए हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यदि उनसे एग्ज़ाम निकलता भी है तो वो कहीं ना कहीं फ़िज़िकल में अटकेंगे। और एक एज होती है फ़िज़िकल तैयार करना, एक एज के बाद में अपन थोड़े से स्लो हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि अपन रुक जाते हैं, सब कर जाते हैं जब एक नौकरी की बात आती है। और अभी के जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, जैसे 2003-5 वाले, 2000 के बाद वाले, उनके लिए भी ये नया ही है, और जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनके लिए भी ये नया पैटर्न है, नया सिलेबस है, हर चीज़ मेरे लिए भी है। तो इसमें जो एवरेज होगा, मतलब सभी सब्जेक्ट में, फिजिकल में, हर चीज़ में जो एवरेज होगा ये सीट उसकी होगी। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज़ में अच्छा है तो उसका सिलेक्शन हो गया, कोई दूसरी चीज़ में अच्छा है तो उसका सिलेक्शन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सबके लिए अब इक्वल है, सबके लिए बराबर हो गया है। तभी मतलब ईएसबी भी थोड़ा सोच समझ के पैटर्न और सिलेबस तैयार करती है। नहीं तो इसमें ऐसा होगा कि पुराने जनरेशन वालों को फ़ायदा हो जाए और नए जनरेशन वालों को नुकसान, या नए जनरेशन वालों को फ़ायदा हो जाए, पुराने जनरेशन वालों को नुकसान। ऐसा नहीं है, बस नुकसान यहाँ पे ये है कि इतने 2017 के बाद में ये वैकेंसी आई है, तो इसमें मतलब एज की छूट नहीं दी है। मतलब जो पहले था वैसे ही है शायद, हाँ वैसे ही है, 33 ईयर्स जनरल वाले और ओबीसी वालों के लिए। तो इसमें एज की कोई छूट नहीं है। और जो बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी लेवल टाइप्स में, या एमपीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए तो थोड़ा सा मेंस परीक्षा मुश्किल हो जाए, मतलब आसान हो जाएगी उनके लिए। आसान मुश्किल का मुश्किल तो अपने लिए होगी, क्योंकि अपन लोग तो हमेशा वनडे एग्ज़ाम देते आए हैं, पर इतना भी मुश्किल नहीं कि अपन उसे कर ना पाएँ। तो आगे बस मैं यही कहूँगी कि इसको अच्छे से आप इसकी पीडीएफ देखिए, इसको रीड आउट करिए, क्या कैसे है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, कैसे अपन को सब्जेक्ट कवर करने हैं, और हम कैसे इसका इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। और मेरे लिए भी है, लास्ट टाइम मैंने एमपी पुलिस की परीक्षा दी थी, तो उसमें तो मेरे जो फिजिकल हुआ था उसमें मेरे 77 ही स्कोर हुए थे। होप सो कि अगर मेरा इसमें होता है तो मैं भी इसी के आसपास स्कोर कर पाऊँगी। पहले तो अपना एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है, मुझे भी शुरू से शुरुआत करनी है। तो आप भी लग जाइए एकदम कमर कसकर, बिल्कुल भिड़ जाइए इसके पीछे कि हाँ, क्योंकि ना जाने फिर ये वैकेंसी कब आएगी और कब नहीं आएगी। मैं जब कॉलेज में थी, मतलब कि मैं 20-21 साल की थी, तब ये वैकेंसी आई थी। आज मैं 27 साल की हूँ और अब आई है। अब आप सोच लो, अगले टाइम पे मुझे लगता है ये वैकेंसी तब आएगी जब मैं 37 साल की हो जाऊँगी। तो बस इसलिए इस मौके को जाने मत दीजिए, कीप इट अप, लग जाइए, और ऑल द बेस्ट। और अगर आप अच्छा कोई टाइम टेबल बनाते हैं तो मुझे भी ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, और मुझे भी बताइएगा कि मैं कैसे आगे अपने इस एग्ज़ाम में फ़ोकस कर पाऊँ, ताकि मेरे लिए भी ये एग्ज़ाम क्रैक करना आसान हो जाए। और मुझे कुछ लगता है तो मैं भी वो आपको बताऊँगी।